हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी सामाजिक विज्ञान की अगली ऑनलाइन क्लास है और इसमें अपन ना राजनीतिक विज्ञान जो अलग से बुक होती है उसका पहला अध्याय पहला पार्ट भारतीय संविधान पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना संविधान। इस अध्याय में हम फुटबॉल के खेल से अपनी बात शुरू करते हैं। आप में से ज़्यादातर बच्चों ने इस खेल के बारे में ज़रूर सुना होगा, बहुतों ने खेला भी होगा। जैसा कि इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है, ये खेल पैरों से संबंधित है। फुटबॉल यानी पैरों से बॉल को मारना। फुटबॉल का एक नियम है कि गोलकीपर के अलावा कोई और खिलाड़ी गेंद को बाँह से छू नहीं सकता, यानी हाथों से नहीं छू सकता। अगर किसी खिलाड़ी को बाँह से गेंद छू जाती है तो इसे फाउल या गलत माना जाता है। ठीक है, तो फुटबॉल में एक नियम है कि आपको पाँव से खेलना है और हाथ से लगाया तो वो फाउल माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर खिलाड़ी फुटबॉल को हाथों में लेकर एक दूसरे को थामने लगे तो उस खेल को फुटबॉल नहीं माना जाएगा। इस तरह हॉकी, क्रिकेट आदि दूसरे खेलों के भी कुछ नियम होते हैं, यानी कि हर खेल को खेलने के कुछ नियम होते हैं और उस नियमों के हिसाब से जब अपन खेलते हैं तो ही वो खेल एक खेल लगता है उस तरह का। अगर अपन उन नियमों को नहीं रखें और मन मर्जी कुछ भी करने लगेंगे तो वो खेल उस तरीके से, जिस तरीके से खेला जाना चाहिए वैसे नहीं खेला जाएगा। इन नियमों से खेल को परिभाषित करने और अलग अलग खेलों के बीच फ़र्क करने में मदद मिलती है। और नियम है सबके अलग, जैसे क्रिकेट के अलग नियम है, फुटबॉल के अलग नियम है, हॉकी के अलग नियम है। तो इन अलग अलग नियमों से पता लगता है कि भाई अलग अलग खेल अलग अलग तरह का है। इन खेलों की तरह हर समाज में भी कुछ मूलभूत नियम होते हैं, कुछ मूलभूत नियम बनाए जाते हैं जिन नियमों के अनुसार ही समाज रहता है। लोग उसी तरीके से व्यवहार करते हैं, उसी तरीके से रहते हैं। उन्हीं से समाज का स्वरूप तय होता है और अलग अलग समाजों के बीच फ़र्क पता चलता है कि अगर एक समाज अच्छे नियम बना के रह रहा है तो वो समाज हमेशा श्रेष्ठ होगा, वहाँ के लोग उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, भाईचारा होगा, कोई लड़ाई कोई विवाद नहीं होगा। उसी के विपरीत अगर कोई समाज में नियम नहीं बने हुए हैं तो वहाँ पे सिचुएशन क्या होगी, थोड़ी अलग होगी, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। बड़े समाजों में कई अलग अलग समुदाय एक साथ रहते हैं, वहाँ नियमों को आम सहमति के जरिए तय किया जाता है। जो समाज बड़े होते हैं जिसमें अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हों, वहाँ में आम सहमति से नियम बनाए जाते हैं, भाई इस तरीके से रहना है, ये करना है, ये नहीं करना है। आधुनिक देशों में यह सहमति आमतौर पर लिखित रूप में पाई जाती है। जिस दस्तावेज में ऐसे नियम लिखते हैं उसे संविधान कहा जाता है। यानी ऐसा दस्तावेज जिसमें समाज कैसा चलेगा, देश कैसा चलेगा, देश में क्या नियम होंगे, लोगों को क्या अधिकार होगा, क्या करने का अधिकार होगा, क्या नहीं करने का अधिकार होगा, ये सारी चीज़ें तय की जाए तो उस दस्तावेज को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। और भारत का भी संविधान है, काफ़ी बड़े पन्नों का है, बहुत सारे पन्नों का है। एक किताब सी है जिसको अपन भारत का संविधान कहते हैं, उसमें नियम लिखे गए हैं कि कैसे भारत देश में प्रत्येक नागरिक, सरकारें, हर तरह का जो भी इंसान है वो कैसे कार्य करेगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है। कक्षा 6 और 7 में भी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों में हमने भारत संविधान पर चर्चा कर चुके हैं। इन किताबों को पढ़कर क्या कभी ये सवाल आपके भीतर पैदा हुआ कि हमने संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है, भाई हमें ऐसे नियमों की, दस्तावेज़ की, संविधान की क्यों ज़रूरत पड़ती है? कभी सोचा आपने? क्या आपने जानने की कोशिश की कि संविधान कैसे लिखा गया, हमारे देश का संविधान कैसे बनाया गया, या उसे किसने लिखा था? इस अध्याय में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे और संविधान की मुख्य बातों पर भी ध्यान देंगे कि संविधान में हमारे मुख्य कौन कौन सी बातें हैं जो लिखी गई हैं। ये बातें भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को एक लोकतांत्रिक देश बनाती है ये बातें कि यहाँ पे जनता का राज है, कोई एक राजतंत्र नहीं है, कोई राजा का राज नहीं है। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों में हम इनमें से कुछ बातों पर विशेष जोर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो आपको एक फ़ोटो दी गई है, ये फ़ोटो है, इसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ये एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये है संविधान सभा, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा। ठीक है, संविधान में मतलब संविधान लिखने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को शामिल किया गया था, अलग अलग वर्ग के, अलग अलग श्रेणी के, जिन्होंने मिलकर हमारा संविधान लिखा है, कुछ नियम बनाए जिसके तहत भारत को चलाया जाएगा। ठीक है, हर इंसान उसी के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है, तो संविधान बनने के बाद, सफलतापूर्वक संविधान बनने के बाद एक सभा बुलाई गई थी जिसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सभी का धन्यवाद किया था और संबोधित किया था। आज दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। ठीक है, एक लिखित नियमों के दस्तावेज हैं। कई देशों के पास लिखित है, कईयों के पास अलिखित है।
आमतौर पर सभी लोकतांत्रिक देशों के बारे में उम्मीद की जा सकती है कि उनके पास संविधान ज़रूर होगा। जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, जनता का राज, यानी जनता को पूर्ण अधिकार हो, तो वहाँ पे ज़्यादातर संविधान ज़रूर होगा ही होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश ही होंगे। कई देश ऐसे हैं जिनके पास नियम तो हैं, लेकिन वो नियम कारगर साबित नहीं है, इफ़ेक्टिव नहीं है, अच्छे नियम नहीं है, मजबूत नियम नहीं है, इसलिए उनकी अवहेलना करके कई जगह पे संविधान होने के बावजूद भी राजा या राजतंत्र या फिर कुछ सर्टेन लोग हैं जो वही पावर में हैं और लोगों के पास कोई अधिकार नहीं है, यानी वहाँ पे डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नहीं है संविधान होने के बावजूद भी। संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, ये दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी कि नागरिक ऐसा नियम, उसमें कुछ ऐसे नियम होंगे जिससे नागरिक सोच सकता है कि हमारा देश कैसा होगा, वो किस राह पर होगा, क्या उसके सिद्धांत होंगे, ये सारे तय किए जा सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या है, और संविधान से पता चलेगा कि हमारा समाज कैसा है, लोग कैसे हैं, उनके बीच में व्यवहार कैसा है, किसके पास कितनी पावर है, लोगों में बराबर समानता है या नहीं, लोग एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो संविधान का चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, सीधे तौर पर या कैसे भी असर ज़रूर पड़ता है। हमारा जो समाज है वो संविधान के संविधान के आधार पर ही समाज बनता है। देश के भीतर आमतौर पर कई समुदाय रहते हैं, उनके बीच कई बातें समान होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे सारे मुद्दों पर एक दूसरे से सहमत हों। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह है जिनको देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। तो संविधान में कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो हर वर्ग के मनुष्य के लिए लाभदायक हो, उसको कुछ अधिकार दे, उसका शोषण नहीं हो, उसके साथ भेदभाव नहीं हो, ये बात का ध्यान रखे, और हर व्यक्ति उस दस्तावेज या उन नियमों से सहमत हो। तो ऐसा जो नियम जो लिखे जाते हैं उसे अपन संविधान कहेंगे, और संविधान बनाया भी ऐसे ही जाता है। तो सभी लोग उसको अपनाएं, सभी लोगों को के लिए उसको पढ़ के ऐसा लगे कि ये हमारे लिए अच्छा है। इसके जरिए वे न केवल ये तय करते हैं कि सरकार किस तरह से की होगी, बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमारे पूरा देश को रक्षा की जानी चाहिए। तो संविधान ये भी तय करेगा कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे वो लोगों की देखभाल करेगी, सरकार कैसे चलेगी, कैसे लोगों का काम करेगी, किस तरीके से, और ये भी हमारा देश किन आदर्शों पर रहेगा, किन आदर्शों पर चलेगा, तो वो आदर्श भी संविधान ही तय करता है। चलिए अब एक नेपाल का कुछ किस्सा ले रहे हैं बीच में। नेपाल में लोकतंत्र के लिए कई जन संघर्ष हो चुके हैं। यानी शुरू में नेपाल में राजा का राज था और लोकतंत्र लाने के लिए कई लोगों ने कई आंदोलन चलाए। 1990 में हुए संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था 2002 तक यानी 12 साल तक कायम रही। 1990 में राजा का राज खत्म हो गया और वहाँ पे देश का राज, जनता का राज हो गया, यानी लोकतंत्र आ गया, और 2002 12 साल तक ये लोकतंत्र रहा। अक्टूबर 2002 में राजा ज्ञानेंद्र ने गाँवों में माओवादी संगठनों के बढ़ते प्रभाव का बहाना बनाकर सेना की मदद से सरकार के विभिन्न कामों को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। यानी उसने कहा कि माओवादी संगठन बढ़ रहे हैं और ये सरकार को नष्ट कर देंगे और ख़ुद अपना राज बिठा देंगे। इस बहाने राजा ने क्या कहा, सेना को अपने पास ले लिया और सेना के बहाने से सरकार को अपने अधीन कर लिया, यानी सरकार नहीं रही वहाँ पे, फिर वो खुद ही राज करने लग गया। फरवरी 2005 में राजा ने शासन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। नवंबर 2005 में माओवादियों ने अन्य राजनीतिक दलों के साथ एक 12 सूत्री समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन 2005 में माओवादियों ने एक समझौता कर लिया कि भाई हम सरकार को यानी लोकतंत्र को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। इस समझौते में आम लोगों को लोकतंत्र और अमन चैन बहाल होने की उम्मीद दिखाई दे रही थी। लोकतंत्र के लिए चल रहा यह आंदोलन 2006 यानी अपने शिखर पर पहुंच चुका था। आंदोलनकारियों ने राजा की ओर से दी गई छोटी मोटी रियायतों को नामंजूर कर दिया और आखिरकार अप्रैल 2006 में राजा को तृतीय संसद बहाल करके राजनीतिक दलों को सरकार बनाने का मौका देना पड़ा। यानी 2 संसद हो चुकी थी 2012 सालों में। अब राजा ने क्या किया, 2006 में अपना हाथ डाल दिए। जब लोग नहीं माने, राजा के द्वारा बनाए गए नियम नहीं माने और आंदोलन होने लगे कि हमें वापस लोकतंत्र चाहिए, तो 2002 के बाद में 4 साल बाद 2006 में राजा ने अपनी हार मान ली एक तरह से, और राजनीतिक दलों को बोल दिया कि आप चुनाव लड़कर सरकार बनाएं।
2008 में राजतंत्र को ख़त्म करने के बाद नेपाल लोकतंत्र, और 2008 में 2 साल में जाके चुनाव हुए, 2008 में नई सरकार बनी और 2008 में वापस लोकतंत्र आ गया। लेकिन इस बार लोकतंत्र थोड़ा अलग था। 2006 में लोकतंत्र की मांग को लेकर चलने वाले राजनीतिक आंदोलन के दृश्य ऊपर चित्रों में दिखाए गए। तो देखो पहले 1990 में क्या हुआ कि लोकतंत्र तो बन गया, लेकिन कहा कि अभी भी अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा का ही होगा, यानी राजा की पोस्ट को हटाया नहीं किया, राजा को मतलब राजा रहा फिर भी कि भाई सरकार चलेगी, लेकिन सरकार के बाद में अंतिम निर्णय कौन लेगा, राजा लेगा। तो किसी न किसी तरीके से पावर राजा के पास रही, राजा ने उसका मिसयूज़ करके क्या कर लिया, खुद राजा वापस बन गया, ठीक है। लेकिन 2008 में जब नई सरकार बनी तो उसमें नया संविधान लिखा गया और नए संविधान में राजा की पावर्स को, राजा के जो भी उनके उसके पास जो अधिकार थे उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया। इन बातों का क्या मतलब है ये समझने के लिए आइए दो बिल्कुल अलग अलग परिस्थितियों पर गौर करें। दो घटनाएं अपन ने भी पढ़ ली, दो घटनाएं भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित नेपाल की ताज़ा इतिहास की घटनाएं ये दोनों। समाचार पत्रों के माध्यम से ऊपर दी गई खबर में बताया गया है कि नेपाल के लोगों ने हाल ही में एक अंतरिम संविधान को मंजूरी दी है, यानी 2008 के बाद कि अब दोबारा कोई राजा वापस अपना पावर में ना आ जाए, इसलिए एक वापस नया संविधान बनाया है। सवाल ये उठता है कि जब नेपाल में पहले से संविधान था तो उसे नए संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसका कारण यह है कि कुछ समय पहले नेपाल एक राजतंत्र था, वहाँ राजा का शासन था। 1990 में नेपाल का पिछला संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास रहेगी, यानी 1990 में संविधान तो बना लेकिन वो पूर्ण रूप से राजा से स्वतंत्र नहीं था, अंतिम निर्णय का अधिकार फिर भी राजा के पास ही था। नेपाल के लोग कई दशक से लोकतंत्र की स्थापना के लिए जन आंदोलन करते चले आ रहे हैं। इसी संघर्ष के फलस्वरूप 2006 में आखिरकार उन्हें राजा की सत्ता को ख़त्म करने में कामयाबी मिली, यानी 1990 में कामयाबी मिली लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई थी। तो 2006 में अब पूर्ण रूप से राजा की पद को ही निष्कासित कर दिया गया। नेपाल के लोग लोकतंत्र के रास्ते पर चलना चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया संविधान चाहिए था। वे पिछले संविधान को इसलिए नहीं अपनाना चाहते थे क्योंकि उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल के लिए चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई राजा हो ही नहीं, जनता खुद राज करे, तो वैसे आदर्श उसमें नहीं थे और वैसे आदर्श जिनके लिए वो लड़ते आ रहे थे, आंदोलन चला रहे थे, वो नहीं थे, इसलिए उन्होंने संविधान को दोबारा लिखा। जिस तरह फुटबॉल के खेल के नियम बदलते ही खेल बदल जाता है, उसी तरह के नेपाल को भी राजतंत्र की जगह लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर चलने के कारण अपने सारे नियम बदलने होंगे ताकि एक नया समाज की रचना की जाए। जिस तरह के फुटबॉल के नियम अगर आप बदल दोगे तो खेल ही चेंज हो जाएगा, वैसे ही आपको अगर लोकतंत्र लाना है तो नियमों को पूरी तरह बदलना होगा। यही कारण है कि नेपाल के लोगों ने 2015 में अपने देश के लिए एक नया संविधान अपनाया। तो 2008 में सरकार बन गई लेकिन संविधान बनाने में थोड़ा टाइम लगा, तो 7-8 साल में नया संविधान बनकर तैयार हो गया, उसको मंजूरी दे दी गई। ऊपर के चित्र में दिए गए अंश में लोकतंत्र के नेपाल के संघर्ष के बारे में बताया गया है। संविधान का दूसरा मुख्य उद्देश्य होता है कि देश के राजनीतिक व्यवस्था को तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के तो संविधान का दूसरा उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक व्यवस्था तय करना, कि कैसी राजनीतिक व्यवस्था होगी, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा, राष्ट्रपति होगा कि नहीं होगा, कौन कौन से लीडर्स होंगे, क्या क्या पद होंगे, ये सारे तय करना। नेपाल के पुराने संविधान में कहा गया था कि देश के शासन की बागडोर राजा और मंत्री परिषद के हाथ में रहेगी, यानी कि मंत्री परिषद तो होगा लेकिन उनके ऊपर सबसे बड़ा कौन होगा, राजा। उसको राजा ही बोला गया, लेकिन राजा था तो उसके पास अंतिम पावर थी, तो उसने क्या किया, अपनी पावर का मिसयूज़ किया और वापस राजतंत्र ले आया। जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति या राज्य व्यवस्था चुनी है वह निर्णय प्रक्रिया के नियम तय करने में संविधान बहुत अहम भूमिका अदा करता है, यानी जहाँ पे बिल्कुल संपूर्ण रूप से लोकतंत्र है वहाँ पे उन्होंने ऐसी राज्य व्यवस्था बनाई है जिसमें निर्णय प्रक्रिया ऐसी है जिसमें संविधान के आधार पर निर्णय लिए जाएं और कोई अपनी मनमानी ना चला सके। लोकतंत्र में हमें अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, यानी सत्ता यानी पावर। तो अपन अपने लीडर चुनते हैं और वही क्या करता है, फिर हमारा जाके वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करता है, हमें हमारे हिसाब से वो वहाँ पे अपनी बात को, हमारी बातों को आगे बढ़ाता है, उठाता है संसद में या लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा, जहाँ पे जाके अपनी बातें उठाता है। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि नेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय संविधान से मिलता है। तो अगर कोई कोई अगर लीडर जिसको अपन ने चुना है वो अपनी
सत्ता अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर ले उसके लिए संविधान बनाया जाता है और उसमें कुछ नियम डाले जाते हैं। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इसी दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय हो सकता है। अगर राजनेताओं को अगर ऐसा संविधान में नियम ना बनाए जो उनकी पावर सत्ता के दुरुपयोग को रोके, नहीं तो फिर वो दुरुपयोग करते जाएंगे और एक ना एक टाइम पे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और लोगों के साथ अन्याय होना लगेगा। इसका एक उदाहरण नीचे दी गई कथापट में भी देखा जा सकता है। तो देखो क्लास का सीन है, एक क्लास में टीचर है, बच्चे हैं और एक मॉनिटर है। सुरेश अपनी क्लास का मॉनिटर है, वह दबंग किस्म का लड़का है, यानी लोगों को डराता है। उसके सहपाठी भी उसे पसंद नहीं करते हैं। क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती है। वह सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोल कर चली जाती है कि ख्याल रखना, बच्चों को चुप रखना। सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को तंग करने लगता है। अनिल कौन है? उनकी क्लास का एक बच्चा। अनिल, आज मैं मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। तो अनिल पूछता है मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो जब टीचर वापस आ जाती है तो अनिल बोलता है टीचर को, जब आप कक्षा से बाहर गई थी तो अनिल शोर मचा कर सबको परेशान कर रहा था, तो उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो टीचर को गुस्सा आ जाता है और टीचर अनिल को बोलती है कि आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद यहीं रुकना पड़ेगा और आज तुम्हें 100 बार लिखोगी कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। यानी कि बिना किसी गलती के अनिल को पनिशमेंट मिल जाता है। और अनिल कहता है लेकिन मैडम मैंने तो कुछ किया भी नहीं। ठीक है, तो ये एक ऐसा उदाहरण था जिसमें क्या किया, सत्ता थी, मतलब पावर थी किसके पास? सुरेश के पास। उसने उसका मिसयूज़, गलत प्रयोग कर लिया और उसमें अनिल को फंसा दिया। तो इस तरीके से हमारे नेता भी अगर सत्ता का प्रयोग, गलत प्रयोग ना कर ले उसके लिए संविधान में कुछ नियम बनाए गए हैं। लोकतांत्रिक समाजों में प्राय संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों से सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तो जैसे सुरेश ने दुरुपयोग किया वैसे हमारे राजनेता ना कर लें, इसलिए लोकतंत्र, जो हमारा लोकतंत्र में जो संविधान लिखा होता है वही ऐसा कर सकता है, रोक सकता है दुरुपयोग से। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकारों का एक खंड हमारे संविधान में जिसमें ऐसे कई नियम दिए गए जिससे सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते। क्या आपको कक्षा 7 की पुस्तक में दिए गए दलित लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के अनुभव की कुछ याद है? उस अध्याय में बताया गया था कि ओम प्रकाश को दलित होने के कारण किस तरह भेदभाव का सामना करना पड़ा था। वहाँ आपने पढ़ा था कि भारतीय संविधान देश की सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार देता है। ठीक है, तो देखो पिछली क्लास में एक छोटी सी स्टोरी थी, बुक्स इस बार नहीं चेंज हुई, मैं बता देता हूँ आपको कि ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित था और बचपन में जब वो स्कूल जाता था तो उसके साथ कई भेदभाव होते थे। सभी वहाँ का प्रधानाचार्य और टीचर्स उससे साफ़ सफाई करवाते थे ग्राउंड की, और बच्चे उससे घृणा करते थे, उसको छूते नहीं थे, उससे दूर रहते थे, यानी उसके साथ कई भेदभाव हुए थे, यानी उसको समानता का अधिकार, जो हमारा एक मौलिक अधिकार है, वो नहीं मिला था। हमारा संविधान कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता, इसके विपरीत उसके साथ भेदभाव किया गया था ओम प्रकाश के साथ। इस प्रकार समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है, यानी समानता का एक अधिकार है। और भी बहुत अधिकार है, निजता का अधिकार, बोलने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, तो ये हमारे कुछ मौलिक अधिकार है। तो समानता का अधिकार में भी उनमें कि सब बराबर हैं, किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर कि वो किस धर्म का है, नस्ल किस रंग का है, गोरा है, काला है, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, 10-12 पेजों का है, तो अपन को कम से कम 3 क्लास तो लगेंगी इसको पूरा कवर करने में। तो अगला पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ऐसे समझ में आया होगा। आपको मैंने देखो सभी बच्चों के जो ग्रुप हैं उसके डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप पे आप क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे एक लिंक दिया गया है मैंने। तो और लिंक में क्या है कि आप लिंक पे क्लिक करोगे तो सभी क्लासेस के नाम आ जाएंगे और आप किसी भी क्लास के किसी भी चैप्टर का, कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी चैप्टर का PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो बार बार मैं PDF हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको उस लिंक को प्रयोग करना सीख लीजिए, जिससे आपको हमेशा जो भी चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसका PDF आप वहाँ से डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। तो आपका 8E या 8H जो भी ग्रुप है, 8H है ना, तो उस पर जब क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, एक लिंक दिया गया आपको हाथ का निशान करके नीचे, उस पर क्लिक करोगे तो वहाँ पे मैंने आपको शायद आपके ग्रुप में मैसेजेस भी डाले थे, तो वहाँ पे आप जाकर बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पहले कक्षा के नाम पे देंगे, कक्षा पे क्लिक करेंगे तो कक्षा आ जाएगी, फिर 8, फिर जैसे कक्षा 8 पे करेंगे तो हिंदी या इंग्लिश पूछेगा, तो आप हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम पे क्लिक कर देंगे, हिंदी पे, और हिंदी खोलते फिर पहला गणित का विषय खुल जाएगा। अब बाकी सब्जेक्ट खोलने के लिए आप क्या करेंगे, जो जहाँ गणित लिखा हुआ है उस गणित पे क्लिक करेंगे तो बाकी 6 सब्जेक्टों की लिस्ट आ जाएगी। तो जो भी सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसकी सारणी आ जाएगी पाठों की, और पाठ पर जाओगे तो PDF, पहला पॉइंट आएगा PDF,
तो PDF पे क्लिक करोगे तो आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप चैप्टर डाउनलोड कर लेंगे। और मैंने पहले चैप्टर में आपको देखो संसाधन पढ़ाया था, तो उसमें एक चीज़ थोड़ा सा रह गया था कि संसाधन क्या होता है, तो मैंने उस परिभाषा को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया था मैं, कि कोई भी चीज़ जो हमें हमारे कमाई का स्रोत रहे, जो हमें पैसा, धन, लाभ प्रदान करे, वो चीज़ हमारे लिए क्या है, एक संसाधन है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें जो हमें लाभ प्रदान करे, पैसा की प्राप्ति करवाएं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, संसाधन कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।